तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका कक्षा 10वीं के मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं, जो इंटरनेट पर जारी हुआ था। इसमें हम लोग कल हम लोग 21 प्रश्न का सॉल्यूशन देखे थे। जो पार्ट 1 है उस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। और अगर आप 10वीं कक्षा एग्जाम देने वाले हैं, खासकर आपको अगर मैथ से आपको थोड़ा सा आपको थोड़ा डर भय लगता है, जिन विद्यार्थियों को, आप बिल्कुल आप मैथ्स में नहीं डरेंगे, आपका एकदम फर्स्ट डिवीज़न आसानी से आएगा। आप मेरे ऑब्जेक्टिव की जितने सीरीज वीडियो किया हूँ आप उसको देखिएगा, वहाँ से आपका एक बेस, आपका मतलब एक फाउंडेशन तैयार होगा। सिर्फ आप एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप आने वाले कंपटीशन, आने वाले चीज़ों में आप यहाँ से बहुत सारा ज्ञान आपको अर्जित होगा। तो इसलिए सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में तो नंबर आएगा ही, साथ में आपका थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाएगा, यानी ज्ञान की दृष्टि से और अंक की दृष्टि से, दोनों में आपके लिए ये वीडियो बेनिफिट होने वाला है। चलिए आज कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ, इसलिए बातें जब कम करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आप थोड़ा साथ दीजिएगा, आप बातें समझने की कोशिश कीजिए जल्द से जल्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर करना है, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः, यानी आपका देखिए क्या दिया है आपको, इसका माध्य दे दिया है इतना 26.8 और माध्यक दे दिया है इतना। तो बहुलक क्या पूछा है, एक चीज़ दिखाने से पहले मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ फार्मूला, उस पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। और ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और काम आएगा। देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास किसी सिन्हा का बुक है और आपके पास NCERT भी है, वहाँ से भी आप कर लेंगे। एक आपको याद होगा कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, माध्यक को हम लोग मीन बोलते हैं, माध्यक को मीडियन, और बहुलक को हम लोग इंग्लिश में मोड के नाम से जानते हैं, आप भी जानते होंगे। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक जो होता है इनका संबंध क्या होता है। आप ऑप्शन में आपको ये वाला ऑप्शन टिक करते हैं ना, माध्य माइनस बहुलक इंटू में 3 गुना माध्य माइनस माध्यक, ठीक है, यही इसी को आप टिक करते हैं। ऐसा होता क्यों है, ये आसान चीज़ है। इसका मेन फार्मूला आप ये याद रखिएगा, 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक गुना 2 गुना माध्य। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका एक रिलेशन बन के आता है। तो ये आप एक ऑब्जेक्टिव से दृष्टि से याद रखेंगे। अब इसको आप सोल्यूशन करते जाएंगे ना तो ये हो जाता है आसान। अब इसमें बना भी दिया गया है, एक एग्जाम्पल की चीज़ है, आपका उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया गया है। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, खासकर इसको तो आप मेन फार्मूला जरूर याद रखेंगे। 3 गुना माध्यक, मैं इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि इसी सूत्र का मैं यूज करने जा रहा हूँ। याद रहेगा आपको फार्मूला, 3 गुना माध्यक बराबर जो होता है बहुलक प्लस 2 गुना माध्य होता है। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। 10 सेकंड में या 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन कर लें, कैसा भी क्वेश्चन इस टाइप का हो। चलिए आपको दिया क्या गया है, माध्य इतना दिया गया है, माध्य कितना दिया गया है, तो आपसे पूछा है कि बहुलक क्या होगा। ये वाला फार्मूला का मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया हूँ, आपने हिंदी में देखा था 3 गुना माध्यक बराबर जो होता है बहुलक प्लस 2 गुना माध्य होता है। मैंने माध्य को छोटा m से लिख दिया और बहुलक माध्यक को जो मैंने बड़ा m से डिनोट किया है, ठीक है। मान सेट कीजिए, आपका बहुत कम समय में आंसर आएगा। 3 का 3 मल्टीप्लाई माध्यक कितना दिया है, माध्यक का मान है 27.9, ओके। बहुलक इन मोड होता है बहुलक को, तो मोड तो निकालना है, तो हमने मोड को मोड लिख लिया, प्लस 2 इंटू मीन, माध्य कितना है 26.8। सिंप्लीफाई कीजिए, यानी एक बार इसमें गुना करना है, गुना कर लेते हैं। 9 3 27, 3 9 2 27, हार्सिन किया हुआ हमारा 2, 3 7 21 और 21 और 2 23, हार्सिन किया हुआ, हासिल किया हुआ 2, 3 दूना 6 2 8। एक बार और मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। 3 9 27, हार्सिन 2, हाथ में कैरी 2 होगा, 3 7 21 2 23, हार्सिन 2, 3 दूना 6 2 8, ओके बराबर है। यहाँ आपका ये काम कीजिए, और ये देखिए यहाँ प्लस में है ना, ये तो इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, लेकिन गुना करके लाइए। मैं जल्दी कर रहा हूँ इसको, 2 8 16 इधर आने वाला है। मैं समय गुना करके एक स्टेप आपको कम कर रहा हूँ समय बचाने के लिए, लेकिन समझा रहा हूँ आपको। 2 8 16, हार्सिल एक हाथ में, 2 6 12 और 1 13 के 3, हार्सिल कैरी हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 और दशमलव है एक स्थान पे, तो यहाँ लगा दीजिए बराबर। यहाँ क्या बच जाएगा, मोड। मैंने क्या किया, इसमें गुना किया और यह प्लस में था तो इधर लगा तो माइनस में हो गया। अब इसको खाली क्या कीजिए, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, यानी घटा लीजिए, आपका काम हो गया। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, दशमलव 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 30.1 आंसर हो गया आपका। ऑप्शन ए में दिख रहा है ना 30.1। देखिए समझाने के लिए इतना समय लेता हूँ, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लंबा आता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता होगा बनाने में, क्योंकि आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि आपको रटने की झंझट भी नहीं है। और आपने मेरा पीछे टैग देखा होगा तो मैं उसमें दिया हूँ कि रटने का झंझट खत्म। एक बार आप समझ गया ना, अब दुनिया का क्या करेगा एग्जामिनर, आपसे सवाल है ना बदलेगा, यहाँ माध्यक चेंज कर देगा,
दो दूसरा देगा। बस आप ये फार्मूला सेट कीजिएगा, क्योंकि आपने बनाना सीखा, आपने रटा नहीं है चीज़ को। चलिए इसको भी आपने किया है, बहुत सारे प्रश्न इस टाइप को मैंने अपने कर लिया। एक बिंदु ये दिया गया है, दूसरा बिंदु ये दिया गया है, तो रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है। तो मध्य बिंदु का नियामक आपने कैसे याद किया है, x1 + x2 बट्टा में 2, y1 + y2 बट्टा में 2। चलिए तो x1 का मान क्या हो गया आपका -2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बट फिर दिखा दूंगा। x1 का मान क्या हो गया -2, ये आपका x1 होता है, ये y1 और ये होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है, तो अपने x1 + x2 तो -2 प्लस आपका -6 बट्टा में 2, मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ फिर दिखा दूंगा। और y1 + y2, y1 का मान क्या है 8 प्लस y2 का मान क्या है -4 बट्टा में 2। चलिए यहाँ मैंने लिख दिया, फार्मूला पे सेट कर दिया मध्य बिंदु वाला पे। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 और -6 क्या हो जाएगा -8 बट्टा में 8 2 प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो +4 बट्टा में 2। काटिए 2 बार में कटेगा, इसको काटिए 4 बार में कटेगा, यहाँ बचेगा आपका -4 कोमा यहाँ बचेगा 2। यही आपका क्या हो गया मध्य बिंदु का नियामक आ गया, यानी ये x का मान है, ये y का मान हो गया -4 और 2। देखिए तो है कि कोई ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन में ये रहा -4 और ये 2। ठीक है ना। चलिए दो वृत्त की परिधियों का जो अनुपात कितना है 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन में दम नहीं है। चलिए दो वृत्त की परिधि है ना, और अनुपात बोला है तो अनुपात मतलब भाग होता है। दो वृत्त को फार्मूला में लिख लीजिए परिधि, और एक का पहले वाले का 2 हो जाएगा, दूसरे वाले का 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसे बनाएंगे इसको आप। एक वृत्त का परिधि क्या होता है, मान लीजिए आपको याद किया होगा 2πr, फिर बट्टे में लिख लीजिए 2πr। दो वृत्त है तो इस एक को r1 से डिनोट कीजिए, दूसरे को r2 लिख सकते हैं आप। 2:3 दिया है, कितना दिया है 2:3। तो 2:3 दिया है तो आप समझ सकते हैं कि ये पहला है ये दूसरे का है, तो आप लिख सकते हैं इसको अनुपात को भिन्न में बदल के। कैसे 2 ये अनुपात को आप भिन्न में बदलिए, बट्टा में आ गया और बट्टा में 3। कहने का है कि ये आपका ख़त्म हो गया, आपका r1 का मान 2 आया और r2 का मान ये, इसको आप लिख सकते हैं r1 अनुपात r2 कितना हो गया। r1 का मान कितना है 2 अनुपात r2 का मान क्या है 3, तो ये 2 अनुपात आपका 3 आंसर हो गया। ये रेडियस का अनुपात आ गया। रेडियस को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, जिससे हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। 2:3 ये रहा ऑप्शन बी। निम्न में √2 किसके बराबर है, इसको आप खुद से कर लेंगे। आप चेक कीजिएगा √2 किसका मान होता है, क्या इसका होता है, इसका होता है, इसका होता है। आप चेक करेंगे तो इसका आएगा, शायद ऑप्शन डी का आएगा, क्योंकि tan 60 का मान आपको याद है, cos 45 का मान तो 1/√2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, और tan 60 का मान अब तो √3 होता है। तो ऑप्शन यही बच गया आपका डी। आप उसको बना कर देख लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। ऐसे आपको याद भी होगा ये। 26 नंबर प्रश्न, परिमेय संख्या 2⁵, 2⁵3, 5⁵2 दशमलव पर कैसा होगा। आंख बंद करके बोलिएगा, शांत होगा। क्यों, रीज़न है क्योंकि यहाँ 2⁵3 है, 5⁵2 है, बहुत इससे नहीं है। और अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर कोई भी संख्या हो, उसका अभाज्य गुणनखंड का रूप 2m या 5n का होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं 2n या 5m के रूप का होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो इसका तो इसी रूप में दिया गया है, 2 के पावर में भी कुछ है, 5 के पावर में भी कुछ है, दशमलव प्रसार शांति होगा। किन्हीं दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज होंगे, क्या होंगे, तो त्रिभुज समरूप होंगे। sin थीटा cos थीटा, sin बराबर cos थीटा है, तो थीटा का मान क्या हो सकता है। यानी कहीं आपसे पूछ रहा है कि sin थीटा का मान और cos थीटा का मान किस एंगल पे बराबर होता है, तो आप याद किए होंगे 45 डिग्री पे, क्योंकि sin 45 का भी मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान होता है 1/√2, यानी थीटा यानी 45 डिग्री पे दोनों का एंगल बराबर रहता है। एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई रास्ते मतलब फील्ड समझ लीजिए, आपका फील्ड है, वृत्ताकार है, उसमें 3 आदमी दौड़ रहे हैं, 3 धावक दौड़ रहे हैं, एक ही स्थान से दौड़ना चालू किए हैं। एक ने 3 घंटे समय लेता है, दूसरा व्यक्ति 4 घंटा समय लेता है एक चक्कर लगाने में, और एक व्यक्ति 8 घंटे का समय लेता है। तीनों किस बिंदु पर जाके मिलेंगे। आंख बंद करके एलसीएम निकालिएगा ऐसे प्रश्नों का। 2-3 संख्या दे दे और बोले किस स्थान पर दोनों मिलेंगे, आप उसका एलसीएम निकालेंगे। एक तो 3 घंटा लेता है, दूसरा लेता है 4 घंटा, एक लेता है 8 घंटा। एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 के पैर में ये आता नहीं है टेबल में, फिर अब 2 से ले जाएंगे एलसीएम, तो ये 2 से एक बार में कटेगा और 2 से ये 2 बार में जाएगा, 3 आपका आएगा नहीं। अब एलसीएम क्या करते हैं आप, एलसीएम गुना कर लेते हैं, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24,
यानी 24 घंटे में 24 घंटे के बाद वो लोग दोनों व्यक्ति सभी व्यक्ति एक जगह पर मिल जाएंगे। तो ऑप्शन आपका दिख रहा होगा डी। 29 नंबर का क्या दिख रहा है? डी। चलिए, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी है तो उसके पुराने वृत्त और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा? इसको आप कर लेते हैं कैसा। ऐसे क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में ये सब हो गया पिछला। आप ज़रूर से मेरे सारे वीडियो को देखिएगा, जो क्वेश्चन बैंक सीरीज कराया हूँ 2011 से लेकर 2019 तक। याद रहे, मैं आपका 2020 का भी कराऊंगा, 21 वाला भी कराऊंगा। थोड़ा मजबूरी है, ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा चल रही है आजकल, क्योंकि उनको भी थोड़ा समय ज़्यादा दिया जा रहा है। तो मैं किसी तरह आपके लिए रात का समय निकालता हूँ, आप टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा जब तक अब एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। मैं आपको बोला हूँ, हाँ, लेकिन थोड़ा समय उतना नहीं दे पाया जितना मैं सोचा था कि आपको दे पाऊँगा। लेकिन चलिए, कम से कम आपका मैंने ऑब्जेक्टिव वाला टेंशन आपका मैं दूर कर दिया हूँ, खासकर मैथ में, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा अटकते हैं। और बाकी विषय में आपको दिक्कत नहीं बोला है। साइंस का ऑब्जेक्टिव आप पढ़े हैं, याद किए हैं, तो तब एग्जाम में लड़ जाएगा। मैथ में तकलीफ करता है। आप क्वेश्चन पढ़े हैं ऐसा, मान ली कोई व्यक्ति याद किया, दूसरा पूछ देता है, उसका वैल्यू चेंज कर देता है। आपने इस प्रश्न को देखा, आपसे कुछ नया प्रश्न पूछ देगा, उनका घंटा लग जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो बनाना सीख लिया, अब वो यही ना चेंज करेगा, इसके घंटा वाला बदलेगा। आप एलसीएम ही निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए जो सबसे तकलीफ देता है, मैंने आपका सबसे बड़ा तकलीफ को हर लिया है। मैं वहाँ पे बहुत आपके लिए मेहनत काम किया हूँ कि मैं कम से कम आपका तकलीफ दूर कर दूँ। और टेंशन नहीं लेना, आपका एग्ज़ाम बहुत बेटर जाने वाला है। और बस बने रहिए साथ तक, जब तक मैं हूँ, जब तक मैं वीडियो देता हूँ। आप इसी वीडियो को देखते रहिएगा, जितना पढ़ाता हूँ उतना विश्वास करके आप उस पर अड़े रहिएगा। एक्स्ट्रा चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो इसका भी मैं करा दिया हूँ, 30 नंबर का फिर से करा देता हूँ। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि दो वृत्त की 30 नंबर सवाल का चर्चा करना। 30 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसकी परिधि पर तो उसकी आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधियों में क्या अनुपात होगा? कहने का मतलब वृत्त की परिधि को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस इंग्लिश में कहते हैं। इसीलिए हम लोग वृत्त की परिधि को सी से डिनोट करते हैं। पूरा नाम इसका है सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि होती है। तो चलिए, एक वृत्त की परिधि में आपने क्या समझा? मान लीजिए आपका परिधि फार्मूला का होता है 2πr, ठीक है। आपने इसको क्या किया? एक वृत्त की परिधि थी 2πr, आपने इसकी एक वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी। तो कहने का मतलब जो आपका दूसरा जो वृत्त होगा, आपका नया वृत्त जो होगा, उसको आप मान लीजिए C1 में या C' मान सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, या इसको C1 या इसको C2 मान सकते हैं। आपने क्या किया? दूसरे वृत्त की परिधि की त्रिज्या को आधी कर दिया। आपने त्रिज्या, ये 2πr परिधि होता है, आपने त्रिज्या को आधा किया। त्रिज्या का आधा मतलब उसका 2 से भाग दिया, तो क्या होगा? ये कट गया। कहने का मतलब जब आपका वृत्त की परिधि क्या था? पहले 2πr, तो लेकिन नए वृत्त की परिधि को आपने जैसे त्रिज्या आधा किया, अब क्या बच गया? सिर्फ πr। तो कहने का मतलब C' का मान इतना आया। अब इनका अनुपात कंपेयर कर लीजिए, तो ये वृत्त की परिधि क्या है? 2πr, और नए वृत्त की परिधि क्या आई है? πr। πr से πr खत्म, ऊपर क्या बचा? 2। एक इस कहने का मतलब ये आपका C है और ये आपका ये C' वाला नया वृत्त है। इन दोनों का अनुपात निकालें, यानी भाग। अनुपात मतलब भाग याद रखेंगे आप। तो ऊपर क्या बचा? 2, नीचे क्या बचा? 1। तो इसको अनुपात में कैसे बदलेंगे? 2, ये आपका भाग जो है अनुपात में बदलता है, ये वाला 1 इधर आ गया, यानी 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। आप हम पे बिल्कुल भरोसा करेंगे, जितना मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं गलत कभी देना नहीं चाहता हूँ। और हमको क्वेश्चन में डाउट होता है, मैं पहले उसको पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ या समझाता हूँ। किसी को गलत शिक्षा देने से पहले इससे बेहतर है कि खुद पढ़ लिया जाए और अपने भाई साथी को, जो भी अपने बंधु है, उसको पढ़ाया जाए, कुछ बेहतर दिया जाए। नहीं आता है तो उनमें नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं मना कर दूंगा कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जितना जानूँ, जितना मैं बताऊँ आपको, बेहतर बताऊँ। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मैं बताया हूँ, एक से छोटा या एक से बड़ा प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, भले असंभव घटना हो, संभव में 1 होता है। 0 तो देखिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी 0-1 के बीच में होना चाहिए। तो 0-1 के बीच में तो 2.1 0.2 भी इसी में आता है। लेकिन -1 का मतलब क्या हुआ? 0 से छोटा हो गया, यही प्रायिकता नहीं हो सकती है। 1 + cot² या 1 + tan² बराबर क्या होगा? इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार करा दिया हूँ, आप खुद से एक बार कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा समय बचाना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को बहुत बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना बार इसका हम लोग एक्सप्रेशन देखे हैं। कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ का फार्मूला बैठा दीजिएगा। 1 + cot² बराबर होता है उसके cosec² और इसका होता है 1 + tan sec²। भले इसका sec² इसका cosec², दोनों का फिर आप sin बटा cos के रूप में कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन करा दिया गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्किप कीजिए इसको। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी कर लेते हैं। पूछ रहा है 17/24 के दशमलव पर सर कैसा होगा? किसका मैं करा दूँ? 32 नंबर कर ही देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे सर ने स्किप किया।
चलिए मैंने क्वेश्चन को पहले से लिख लिया समय बचाने के लिए। यही क्वेश्चन है, बोलता है किसके बराबर होगा। चलिए इसका फार्मूला आप तो याद किए होंगे, क्या होता है कोसेक स्क्वायर है। दो तरीका है इसका बनाने का, या तो कॉट का ब्रेड साइन मेट्रिक कॉस में रुक के बनेगा, बटा जोर से बनेगा, ये थोड़ा आसान पड़ता है आपके लिए। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, इसका फार्मूला अपने याद किया होगा ये। बस इसको आप साइन कॉस वाला फार्मूला में तोड़ दीजिए, काम हो गया। कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक किसका उल्टा होता है, ये होता है साइन का उल्टा। तो यानी 1/sin लिख सकते हैं। 1/sin मतलब उल्टा को हम लोग बटा बोलते हैं। आप 1/sin को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाता है। अपने अपने याद भी किया होगा। तो यहाँ स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख लीजिए। अब कोसेक का सूत्र लगाइए, ये कॉस का उल्टा होता है, तो आप लिख सकते हैं क्या, 1/cos स्क्वायर हो तो गया। पलट दीजिए ना, अब आपका बन गया सवाल। ये कॉस नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इसके ऊपर आएगा, तो यानी गुना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर। और देखिए ये क्या है, cos स्क्वायर ऊपर चल गया, साइन स्क्वायर कहाँ रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा, साइन स्क्वायर नीचे। अब ये किसका फार्मूला है, cos/sin किसका होता है, ये tan का तो नहीं होता है, tan का उल्टा cot का फार्मूला होता है। तो ये cot स्क्वायर आपका आंसर हो गया। करा दिया गया क्वेश्चन है, बहुत बार कराया हूँ। चलिए अब देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप चुटकी बजा के बता देंगे कि किसका शांत है, किसका शांत है। बहुत समय कम लगता है इसमें, लेकिन मैं बार बार बोलूँगा, आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आप उसका सोल्यूशन करके ही करेंगे। कभी मैथ रटने वाला चीज़ नहीं है। बाकी विषय का आप ऑब्जेक्टिव याद किए हैं तो का काम कर जाएगा, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, साइंस हो गया। मैथ में नहीं भाई मेरे, मैथ में एक बार उसका एक्सप्रेशन जरूर कर लेंगे, उसको आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। खूब से खूब आपको 20 से 30 सेकंड लगता है सॉल्व करने में। किसी का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, उसका हर के अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा। तो 24 को सिर्फ तोड़िए अभाज्य गुणनखंड में, तो कैसे तोड़ेंगे आप, प्राइम फैक्टर में तोड़िए। 2 से काटिए, 12 बार में कटेगा। 2 से काटिए 12 को 6 बार में कटेगा। 2 से काटिए फिर 3 बार में कटेगा। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन ये 2 2 2 है, ठीक है, लेकिन 3 आ गया ना, बोलिएगा अशांत है, क्योंकि 3 आ गया। सिर्फ प्राइम फैक्टर में 2 होना चाहिए और 5 वर्ड। इसके अलावा कोई और अन्य संख्या आ जाए तो आँख बंद करके बोलिएगा उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो इसमें 2 5 के अलावा 3 संख्या आ गया। 5 नहीं चलेगा, 2 रहेगा तो भी, सिर्फ 2 रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा अंक नहीं होना चाहिए। तो 2 5 के अलावा एक नया संख्या है 3, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, कटेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 33 नंबर का बी हो गया। असंगत समीकरण युग्म का हल होता है। असंगत मतलब जो कभी कटे नहीं, साथ में ना हो, उसका हल क्या होता है। देखिए आपको ये 3 फार्मूला मैं बोला हूँ कि भाई मेरे इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में रहता है। जितना बार एग्जाम देंगे 10वीं बोर्ड का, आपको ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ये तो 3 आपको ग्राफ पढ़ना है। एक तो होता है जाके यहाँ प्रतिच्छेद होती है, कट जाती है, तो प्रतिच्छेदी वाले को क्या बोलते हैं, जब 2 बिंदु एक बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं तो इसका समीकरण कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। इसमें हल कितने होते हैं, तो 1 हल होते हैं। कितने होते हैं, 1 हल होते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। अब आपको इससे क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, असंगत वाला, ये रहा असंगत। असंगत पूछ ले या विरोधी पूछ ले, दोनों को आप याद रखें। कभी कभी एग्जाम में असंगत नाम से पूछता है, कभी संगत नाम से। तो इसका कंडीशन ये होता है, रेखा समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है। और संपाति तो आपको पता है, एक ही रेखा पर दोनों चले जाएंगे। ये तीसरा कंडीशन ये वाला होता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो रेखाएँ समपाती हों, इसका ऐसे ही पूछ लेता है आपको। तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होती हैं, ठीक है ना। और समीकरण ऐसा पूछता है, आश्रित समीकरण युग्म कैसा होता है। तो आश्रित युग्म समीकरण क्या होता है, उसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसी स्थिति में इसकी रेखा कैसी होती है, तो समपाती होती है। एक पर एक घिंचा बना लेख, उसी पर दूसरा चला गया। तो तीनों कंडीशन को आप याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछा है, असंगत या विरोधी पूछ ले, ठीक है ना। विरोधी असंगत याद रहेगा आपको, विरोधी असंगत। देख लीजिए असंगत पूछा है ना, तो क्या होगा, उसका अनेक हल होगा, क्योंकि उसकी रेखाएं समानांतर होती हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं खुद करा दिया हूँ, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। तो देखिए मॉडल पेपर जो जारी हुआ है, अच्छा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, इंक्लूड मतलब इसमें ऐड किया गया है, चाहे दिया गया, अच्छे प्रश्न है इसमें, कोई फालतू प्रश्न नहीं डाला गया है कि आपका समय खराब हो। देखिए इस क्वेश्चन का मैं कराया हूँ, तो मैं फिर से जल्दी से बताता हूँ कि आप वहाँ से भी डिटेल्स में देख लेंगे। इसी पे समझाता हूँ कितना इसका आंसर होगा। बहुत साल में दम नहीं है। एक मैं आपको बात सलाह दूँ, आपको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन करना है, या 50 आपको छोड़ना है। तो आप क्या कीजिएगा, जितना ये ज्यामिति वाला क्वेश्चन, इसमें पहले आप हाथ मत लगाइएगा। आपको 50 प्रश्न से काम है ना, आप रियल नंबर के, त्रिकोणमिति वाले को, एपी वाले को, और आपका ज्यामिति नहीं, और फिर आप क्या कीजिएगा, इसमें से ये आपका, हाँ, सांख्यिकी और प्रायिकता का,
इन सब प्रश्नों को बना लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, 50 आपका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। आप इन सब प्रश्नों पर आप माथा मत लगाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं इसका, लेकिन फिर भी इसका सोल्यूशन हम सीखेंगे क्या होता है। हम लोग को ज्ञान चाहिए, सिर्फ नंबर का बात नहीं है, लेकिन थोड़ा हम होशियार बनेंगे एग्जाम में, इन प्रश्नों में अपना माथा नहीं जाहिर करेंगे। देखिए क्या है ये, थोड़ा सा इसमें अगर बेस्ट ठीक हो ना तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप। मैं इस रेखा की बात करता हूँ, देखिए, और ऐसा आपको दिया गया है, ठीक है। मैं पहले बना लूँ इसका डायग्राम, और ये ऐसा है और ये यहाँ ऐसा है, 125 दिया गया है, ठीक है, और ये ऐसा ऐसा करके है। आपसे पूछा है कि ये वाला जो है एंगल क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक तो ये 120 है। आप सोचिए और यहाँ पर आता तो कितना हो जाता, आप पर है ना, एक ही रेखा पर कोई समीकरण ऐसा बनता है, ऐसा कोण बने तो उसको हम लोग रैखिक युग्म बोलते हैं, और इसका मान होता है 180। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 120 है, तो कितना कम है 180 पूर्ण में, यहाँ पर सपोज 180 होता है तो कितना कम है, 60 डिग्री कम है। कितना कम है ये, 60 डिग्री कम है, अर्थात वाई का मान जो है 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी। सॉरी, मैंने 120 लेकर दिया है, 120 नहीं, ये 25 दिया है, आप 25 कर लीजिए। अब देख लीजिए, ये यहाँ से अगर 180 हो जाता है तो 125 अगर यहाँ तक है तो 180 पूर्ण में कितना कम है, तो घटा लीजिए। 180 डिग्री में से 125, 10 में से 5 गया 5, और ये 7 में से 2 गया 5, और ये खत्म हो गया, यानी 55 डिग्री कम है। सॉरी, इसका 55 डिग्री आंसर है। मैं 120 समझ गया था, 125 है। कुछ भी आप बना लेंगे इस चीज़ को, यहाँ समझिए कि यहाँ तक 125 है और यहाँ से यहाँ तक मिलेगा तो 180 बन जाएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनेगा, और रैखिक युग्म का मान 180 डिग्री होता है। कार्तीय तल में किसी बिंदु 4 6 की भुजा लिख दिया ना, भुज समझिएगा, भुज का मान क्या होगी, तो बताओ ना कि पहला भुज होता है, दूसरा कोटि, तो भुज क्या हो गया 6, और कोटि पूछता तो क्या होता है 4। आपसे भुज पूछा है तो 6 खोजिए, ये ऑप्शन ये हो गया। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, हाँ, इन सब प्रश्नों को बनाइएगा। इसको आप एग्जाम में छोड़ देना है आपको, इसको बनाएंगे, सारे प्रश्न को बनाएंगे। ज्यामिति वाले में और ऊंचाई दूरी वाले में आप ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपको 50 प्रश्न ही करने हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे अच्छे प्रश्न। आप हमारा थोड़ा बात मानेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा उसमें। प्रथम 5 प्रकृत संख्या हमारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर। एक तो ये होता है, दूसरा 3, ये 2 3 4 5, यही प्रथम 5 प्रकृत संख्या। इसका माध्य निकालना है ना, यानी मीन निकालना है ना। ऐड कीजिए सबको, मीन का अपने फार्मूला पर होगा, टोटल अर्बिजेशन का ऐड बटा टोटल अर्बिजेशन की संख्याएं। तो 5 संख्याएं हैं तो 5 दे दीजिए, 1 2 3 4 5 5 सबको जोड़िए, 5 4 9 3 12 2 14 14 1 15 15 बट्टा में 5 काटिए, 3 बार में कट गया, तो आपका 3 हो गया माध्य। इसका क्या हो गया 3, 37 का 3, यानी बी आंसर हो गया इसका। ये 100% क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपके एग्जाम में। मैं नहीं बोलूँगा कि यही रहेगा, क्योंकि मैं बच्चों को रटाने में नहीं विश्वास करता हूँ, उनको समझा देने में विश्वास करता हूँ। आपसे दुनिया कोई प्रश्न पूछिए, आप मेरा ट्रिक याद किए होंगे, आप इसका आंसर सबसे पहले एग्जाम में करेंगे, और पहले करने वाले आप छात्र होंगे। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया है, तो क्या करना है आपको, वर्गमूल बना देना है इसका। 64 का वर्गमूल 8, तो खोजिए 8 8 8 सब में है, ये दोनों में 8 है, इन दोनों में से कोई होगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, ये ऑप्शन सी हो गया, ये तो नहीं होगा। क्या करना था, क्या आपने समझा इसका, बहुत बार समझाया हूँ। 2 प्रकार से प्रश्न पूछेगा, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, और भुजा दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। याद रहेगा ना, आपको याद हो भी गया होगा। ये क्वेश्चन पूछा है कि x² - 2x + 5 के शून्य का अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। चल इसको देख लेते हैं, 39 में दम नहीं है सवाल में। यही क्वेश्चन है, आपसे पूछा है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अरे अल्फा इंटू बीटा का मान होता क्या है, c/a। क्या होता है, c/a। c का मान चेक कीजिए कितना है 5, ओके। a का मान चेक कीजिए है 1, तो नीचे तो आप 1 लिखते नहीं है बट्टे में, तो सिर्फ ये 5 हो गया, तो 5 खोजिए कहाँ है, तो 39 का आंसर आपको ए हो गया 100%। थीटा का मान 3 थीटा बराबर 90 है, तो 10 थीटा का मान क्या होगा। कितना बार क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ, देखिए 3 इस यहाँ से थीटा बाहर करेंगे तो 3 कहाँ है, 90 में आएगा बटा में। चलिए कर ही लेते हैं सोल्यूशन। यही प्रश्न है आपका 40 नंबर। थीटा देखिए 3 थीटा का मान 90 है, तो 10 थीटा का मान क्या चाहिए, तो 10 हमको थीटा का मान पहले पता करना पड़ेगा, तो थीटा यहाँ से बाहर करेंगे, तो थीटा बाहर करेंगे तो 90 तो पहले से दिया गया है, 3 गुना में था तो 3 कहाँ आएगा भाग में, काटिए कितने बार में कटेगा 30 3 90 30 बार में। यानी कहने का मतलब आपसे पूछा गया है 10 थीटा के जगह पर आपसे 30 रख के पूछा गया है 30 डिग्री। तो 10 30 का मान क्या होता है, आप याद कीजिए क्या होता है, हमको तो याद नहीं है, आपको याद कर लेना है, आप जरूर याद कीजिए इसको। आप उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे याद कर लिए होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक में आप साल भर से वही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको याद हो ही गया होगा। 10 30 के बारे में 10 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3 होता है, ये तो √3 है। तो खोजिए 1/√3 किधर है,
tan30 का मान क्या है 1/√3, यानी ऑप्शन सी राइट हो गया आपको 40 का। बोला थीटा का मान 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए सवाल में दम नहीं है, इसको मैं बताऊँगा एक आसान बनाने का तरीका। चलिए tan स्क्वायर का tan स्क्वायर थोड़ा देर रहने दीजिए, आपको थोड़ा सा उलझा दिया है एग्जामिनर। 1/sin क्या होता है, 1/sin रख के बनाने थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है, लेकिन आप इसको क्या कीजिए 1/sin का जो फार्मूला तो वही लिख दीजिए। 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब tan थीटा के मान कितना लेना है 45, यानी कहने का मतलब आपको tan थीटा की जब क्या रखेंगे आप 45 प्लस कोसेक थीटा की जब क्या रखना है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर 45, बस मान पर रखिए। tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान आपको याद है, tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है। ओके, इसलिए मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ, उसको याद रखिए। कोसेक 45 का मान क्या होता है, कोसेक 45 का मान आप याद किए होंगे √2 होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर ये 1 है, ठीक है ना। थोड़ा देखिए एक हाथ में मोबाइल रखा हूँ, एक हाथ में वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा सा राइटिंग के लिए आप माफ़ी चाहेंगे और इसको आप समझ लेंगे। ये हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। √2 का स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ 2 होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटता है, आपको पता है। 2 और 1 जोड़िए 3 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन सी दिख रहा होगा 41 का ऑप्शन सी। आज ये वीडियो लंबा हो गया, क्या किया जाए। चलिए ख़त्म करते हैं, भले वीडियो 2 दिन में अपलोड करूँगा। आज का डाटा मिला कर कल का ये सुबह तक मिल जाएगा वीडियो, आपको पूरा बनाता ही हूँ। आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं, बहुत परेशान किया। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 का शून्य क्या होगा, शून्य इसका शून्य क्या होगा, यानी इसका फैक्टर निकाल दीजिए, मालूम चल जाएगा शून्य क्या होगा। इसका पूछ रहा है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 का शून्य क्या होगा। शून्य का मतलब 0 होता है, यहाँ 0 लगा लीजिए। अब क्या है, ये तो द्विघात समीकरण बन गया, इसका फैक्टर निकाल लीजिए, गुणनखंड। कैसे गुणनखंड निकालते हैं, अंतिम पहला में गुना कीजिए तो आप जब, और ये आपका फैक्टर नहीं बनता है, इसमें और इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। तो ऐसा अंक खोजिए जिसमें गुना करने पर 2x स्क्वायर हो जाए और जोड़िया घटाएं तो 3x हो जाए। तो आसान सा बात है, हम 2x में और x से गुना करें तो कितना हो जाएगा, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। और 2x और x क्या होता है, 3x होता है। काम हो गया, आपका फैक्टर तो बन गया। कॉमन कर लीजिए, यहाँ से दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन कर लीजिए। यहाँ x 2 बचे हैं तो एगो x बचेगा, इसमें से x अपने बाहर किया तो सिर्फ क्या बचेगा 2। मजबूरी है थोड़ा फास्ट पढ़ाना भाई, अगर आपको और डिटेल्स में पढ़ना है तो थोड़ा एक बार कभी आप मेरे नज़दीक वाले छात्र हैं तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस में जरूर रहिएगा। 10 दिन की क्लासेस आपके लिए फ्री रखी गई हैं और गरीब छात्रों के लिए पूर्ण रूप से फ्री क्लासेस हैं यहाँ पे। आप जब तक पढ़ना चाहें फ्री में पढ़ सकते हैं। 1 और 2 में क्या कॉमन हो सकता है, 1 के पार में x ही बार में होगा और 1 के पार में 2 से भाग मारेंगे तो 2 ही बार में होगा। ये दोनों एक जब पद बराबर है तो समझ लीजिएगा फैक्टर सही है। 1 को दोनों में से लिखिए और इन दोनों में से 1 लिखिए और इसको 1 लिखिए, एक खंड में लिखिए और शून्य का लगा दीजिए। शून्य पूछा है तो अब शून्य का मान निकाल लीजिए। यहाँ प्लस में 2 है, शून्य के पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 2। यहाँ से शून्य क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में 1 है इधर लाएंगे तो क्या होगा शून्य का -1। तो आपका 2 शून्य का आ गया, एक तो -2 है और एक -1 आया। खोजिए इसको, -2 और -1 यहाँ रहा, ये रहा -2 और -1, यह -1 है -2, ऑप्शन ए राइट है। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ऑप्शन ए। ये तो याद करने वाली चीज़ है। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। अभी तो हमने अपने क्वेश्चन बनाया, सेम वही क्वेश्चन है, उसके आधार पर बना लेना है। सेक का फॉर्मूला आपको किसे बदल देना है, सेम वही क्वेश्चन है। जो प्रश्न था ये 32 नंबर प्रश्न आप बनाया था ना, उसी पर बनाना है। सेक को बदल दीजिएगा 1/cos स्क्वायर थीटा और इसको कर दीजिएगा कोसेक में बदल के 1/sin स्क्वायर थीटा। आपका ऊपर कॉस है तो ऊपर ये आपका tan स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ठीक है, तो 44 का हमारा हो गया। 45 वाले प्रश्न पे थोड़ा सा मुझे इस पर डाउट है तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, मैं वो इसको देखूँगा। पहले क्वेश्चन में थोड़ा मुझे त्रुटि लग रहा है, मैंने इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया था पहले। मैं इसको अगले वीडियो में अगर इसका मैं थोड़ा क्वेश्चन को देखता हूँ कि रियल में क्वेश्चन सही है कि नहीं है तो मैं फिर इसको मैं कराऊँगा। छोड़ूंगा तो नहीं, इसको जरूर कराऊंगा, लेकिन इसके थोड़ा अभी के लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी इसमें क्वेश्चन में थोड़ा जानकारी कम है, इसके लिए मैं आपको अधूरा तो बताऊँगा नहीं आता है। अभी थोड़ा मुझे दिमाग से उतर रहा है सवाल, इसको थोड़ा भूल गया हूँ। मैं अगले वीडियो में इसको करा दूँगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इस पे आइए और एग्जाम में देखिए, मैं तो आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, लेकिन आप एग्जाम में इस प्रश्न को नहीं छुएंगे, ठीक है ना। आपको आसान प्रश्न ही 50 करने हैं, 100 में 50 करने हैं, 50 छोड़ने हैं। आप ऐसे सिर्फ ज्यामिति वाले सवाल पे हाथ नहीं लगाएंगे, ओके। आप मेरा बड़ा भाई होने से मैं नाते आपसे बोल रहा हूँ, या आप जो भी हमसे रिश्ता बनाए हैं उसके अनुसार आप इस प्रश्न को नहीं छुएंगे, छूना ही नहीं है आपको इन सब प्रश्न को बनाना है। ये वाले द्विघात समीकरण वाले, वृत्त वाले, क्षेत्रफल वाले, इन सब प्रश्न को बनाइए ना। यहाँ बिल्कुल गलती के आसार ना के बराबर हैं। इस पर करेंगे तो अब थोड़ा सा कन्फ्यूज आप हो जाएंगे और आप भी इस बात को समझ रहे होंगे।
मैं आपको अच्छा सलाह दे रहा हूँ। मैं ऑफलाइन भी क्लासेस में बच्चों को आगाह किया हूँ, आप वाले भले उनको मैं बनाना सिखा देता हूँ, नॉलेज होना चाहिए हमें, लेकिन हम इसमें समय अपना ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। दिखा समीकरण है √2x² - 6x + 2 का मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन आप खोजेंगे तो मिलेगा ही नहीं आपको इसमें। यही आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया था। आप ही जानते हैं कि यहाँ एक का मान क्या हो जाएगा √2, बी का मान चेक करेंगे तो क्या होगा -6, सी वाला वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आएगा आपका 2√2 आएगा। क्या आएगा 2√2। पहले मूलों का योगफल निकालिए। मूलों का योगफल क्या होता है -b/a, -b/a। ये मूलों का योगफल का फॉर्मूला है। और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a। माइनस का माइनस, बी का मान चेक करेंगे तो माइनस में है 6/a का मान है √2। ओके, एक तो आंसर ये आना चाहिए आपका। c/a चेक कीजिए, सी का मान क्या है 2√2/a का मान क्या है √2। ये अब से ख़त्म हो गया। क्या बचा -6√2 और इधर क्या बचा 2। ये आपका ऑप्शन में होना चाहिए, जो ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप जरूर खोजिएगा, आपके क्वेश्चन में मिल जाए तो अच्छी बात है, या अपने बुक में खोजिएगा, अदर बुक में आपको मिल जाएगा, आपका आंसर यही मिलेगा उसमें, ठीक है ना, यही मिलेगा। ये तो बिल्कुल इसमें एक ऑप्शन गलत दिया गया है। आप एक बार और गौर किए होंगे, एक और प्रश्न में ऐसा गलती मिला था आपसे। इसमें बहुत कम है, 1-2 क्वेश्चन में ऐसा एरर आया है, बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इन सब प्रश्नों को आप जरूर बनाएंगे एग्जाम में। आप 44 सेंटीमीटर क्या दिया गया है वृत्त की परिधि। वीडियो आधा घंटा का हो गया, क्या किया जाए, चलिए अब ख़त्म। लेकिन चलिए थोड़ा सा प्रश्न देखते हैं कितना लंबा होता है। देखिए 44 सेंटीमीटर परिधि, तो परिधि का फार्मूला आपको परिधि दिया ना, तो मैं आपको क्षेत्रमिति में सिखाया, जब भी आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाएं, जो चीज़ दिया है उसी का फार्मूला लगाइए। वृत्त की परिधि दिया गया है कितना 44, तो परिधि का फार्मूला लगा दीजिए, 2πr होता है। आपसे त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या बाहर कर लीजिए इसमें से, तो ये 2π गुना में है ना त्रिज्या के, तो बटा में आएंगे, भाग में आएंगे इसके। अब वैल्यू रख दीजिए, 44 का 44 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, पाई का मान होता है 22, बट्टा में होता है 7, तो बट्टा तो आप लिखेंगे नहीं क्योंकि भाग में ऑलरेडी है, ये 7 आपको ऊपर चला जाएगा। अब काट लीजिए, 22 दूना 44 और 2 से 2 काट दीजिए, क्या बच गया, रेडियस का मान कितना आया 7। आपका यही आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर, आपका 7 मीटर आंसर हो गया, ये ऑप्शन बी। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। अनंत यानी अनेक लिखा गया तो अनेक हो गया आंसर, यहाँ अनंत रहेगा तो उसको टिक करेंगे आप, अपरिमित रूप से भी अनेक रहेगा तो उसी पर टिक करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न। सवाल पूछा है कि निम्न में कौन रेखीय बहुपद नहीं है, यानी रेखिक बहुपद व्यंजक है। रेखीय मतलब इसको रैखिक बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं रैखिक बहुपद को। तो रैखिक बहुपद ना लिखे, रेखीय बहुपद लिखा है, टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम क्वेश्चन में इंग्लिश में भी रहेगा, वहाँ पढ़ेंगे आपको मिलेगा लीनियर पोलिनोमियल, इसलिए थोड़ा सा आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। तो आपका लीनियर कौन होता है, जिसके घात में 1 हो, तो देखिए इसके घात में 2 है तो द्विघात हो गया, इसके घात में 3 है त्रिघात हो गया, इसके घात में 2 है द्विघात हो गया। लीनियर बहुपद आपका यही मिलेगा, एक घात वाला बहुपद, ये ऑप्शन ए राइट हो गया। अब पूछ रहा है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो एक्स निर्देशांक। क्या, एक्स निर्देशांक। अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछाता है किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो वाई निर्देशांक। एक वाई से पूछा है ना तो एक्स निर्देशांक याद रखेंगे, और एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो आप वाई निर्देशांक, ठीक है ना। मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, और भुज कोटि तो पहले बता दिया हूँ, जो पहला मान भुज होता है दूसरा मान कोटि होता है। ये 51 देखते हैं, आसान है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है 51 में। इन सब प्रश्नों का भी एग्जाम में जरूर बनाएंगे। आपका खूब से खूब 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45, 1 मिनट के अंदर में सवाल बाहर कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं आप, और ज़्यादा इस पर थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे, एक्सरसाइज, बस अब देखते देखते बता देंगे, आपका आंसर भी याद हो जाएगा। फिर भी मैं याद करने की सलाह नहीं दूंगा, आप बनाना जरूर सीखिएगा। शंकु का आयतन दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, उसका आधार का क्षेत्रफल दे दिया गया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई क्या होगी, कुछ नहीं करना, जो जो दिया है ना उसी पे काम कर लीजिए। शंकु यही ना कौन होता है, शंकु को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं, CONE। इसका आधार का क्षेत्रफल ये दिया है 314, आयतन इसका वॉल्यूम जो दिया गया इतना, तो पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये हाइट क्या होगी। कोई बात नहीं है, हम लोग इसी से निकाल लेंगे, लेकिन पहले क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का वृत्त, शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ये यही होता है ना, वृत्ताकार होता है। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है आपको, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², और कितना दिया है 314। आप यहाँ से पहले r² बाहर कीजिए, r² बाहर करेंगे तो 314, ये 314 यहाँ आ गया, पाई आपका बटा में आएगा। अब ध्यान दीजिए, पाई का मान आप 22/7 रख के बनाएंगे ना, सवाल आपको बनेगा ही नहीं, दशा खराब कर देगा।
अब पाई के माने का और याद किए हैं, पाई के माने का और होता है ना 3.4। अब देखिए यहाँ भी 314 है और पाई का मान भी ऐसा होता है, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को जो भी बनाएंगे एग्जाम में आप पाई का मान 3.14 ही लेंगे, नहीं तो थक जाइएगा, बनने वाला सवाल नहीं है। पाई आपका यहाँ आ गया तो अपने पाई का मान रख दिया। अब क्या कीजिए, इसको काटिए। क्या करेंगे आप, r² बाहर करेंगे तो ऊपर आपका ये इसको भिन्न बता दीजिए 314, यहाँ इसको भी 314 लिख लीजिए। क्यों, आपने दशमलव को भिन्न बदला था, यहाँ 2 संख्या है तो 100 1 पर 2 जीरो आपको ऊपर चला जाएगा। अब क्या हो गया, ये इससे कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में, क्या बचा 100, और 100 का वर्गमूल होता क्या है 10, यानी त्रिज्या आपका निकल गया 10, और आपको दिया गया था आयतन। अब यहाँ से आयतन से आप निकाल लेंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h, और इसका मान दिया है 1570। बस अब क्या कीजिए, आपको ऊंचाई पूछा है ना तो ऊंचाई इसमें से बाहर कर लीजिए। तो ऊंचाई बाहर करेंगे तो आपका 1570 बटा में क्या क्या आने वाला है 1/3, तो ये क्या रहेगा 3 चला जाएगा ऊपर, और 1/3 पाई भी आने वाला है तो पाई का मान भी आप रख लीजिए 3.14, और r² h तो आपको बाहर ही है, r² बटा में आने वाला था। r का मान क्या था 10, तो r कितना आएगा नीचे, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, मैंने r का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, काट छाट कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, ऊंचाई जो इसका आएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आपको इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, इसको अपने सब से गुना करेंगे तो पूरा इतना हो जाएगा। अब इसको काट छाट के भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार कर ही देता हूँ, इसको थोड़ा समय लगता है तो लगने दीजिए। अब आप काटेंगे, इसमें पहले गुना करेंगे आप, तो उसका पर है आपका 1570, ठीक, और गुना में क्या है 3, और ये इसमें गुना कर लीजिएगा आप, तो 3.4 में 100 से गुना करेंगे तो फिर ऊपर 314 हो जाएगा, जगह 314। अब इसको काट लीजिए, ये दोनों 2 से कटेगा, इसको 2 से काटिए तो ये कटेगा आपका 2 से, 2 कम 2, 2 पच्चीस 10, और ये इतना 157। इसको आप 2 से काटेंगे, इसका आधा कितना हो जाएगा 2 से 14, और ये 1 पर 17, 2 8 16, और 1 पर 0 0, 2 पच्चीस 10, 785। ठीक है ना, 2 से 14, 1 पर 17, 2 8 16, 1 पर 0, 2 पच्चीस 10, 785 में 3 से गुना कर लीजिए। तो 785 में 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, और ये 3 8 24 1 25, 2 कैरी हाथ में, 3 7 21 2, 3 7 21 2 23, बट्टा में क्या है 157 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा वही 15 आएगा। एक बार में आप ले जाएंगे पहले 157, 15 में 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा तो कैरी लेंगे, 15 में 7 गया 8, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 में से 5 गया 7, कट गया, ये क्या आएगा 5। अब 157 के पर हमें 785 चाहिए, तो 5 बार पढ़ ही ना पारा जाएगा, 5 7 35, और 50 25 3 28, कैरी 2, 5 कम 5 2 7, कितना बार में 15 बार में कट गया। ये कितना बार में कट गया, आपने काटा ना पूरा ये दोनों गुना कर काटा आपने, कितना गया 15 बार में कट गया। अब आप सोच रहे सर कि हम इतना देर समय कितना देर लगा, आप देखा ना 1 मिनट का सवाल था कि नहीं था, 1 मिनट बनाया कि नहीं बनाया। आपको 1 मिनट में समय में अगर आपको 1 नंबर मिल जाता है तो आपको जरूर बनाना चाहिए। इसका फ़ायदा आपको जो है फ्यूचर में मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके जब बनाएंगे ना, देखिए सब्जेक्टिव में बोलता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन दिखा दूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए इन सब प्रश्नों को बोलता हूँ, ये 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं ना क्षेत्र मिति के, ये सब मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई दिया गया है, आधार की त्रिज्या गया है, शंकु के बनाने के लिए क्या होगा, इस सब प्रश्न को बना लेंगे। जो आप इसको बनाना सीखें तो सारे प्रश्न आपको क्षेत्र मिति के बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ 5 सेट में। मैं किन प्रश्नों की बात करता हूँ जो आप बना लेंगे आसानी से। 1 मिनट थोड़ा सा समय लगा इसके लिए, सॉरी। देखिए ये वाला क्षेत्र है, आयत का विकर्ण के इतना है तो उसकी भुजा जो है 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजा क्या होगी, ये प्रश्न हो गया। या आपको इसमें थोड़ा कम दिया गया है सवाल, और बाकी सेट में इसके सवाल ज़्यादा हैं। शॉर्ट दीर्घ तरीके का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटी सवालों का। इससे ये सवाल है, 2 वृत्त की त्रिज्याएँ दी गई है इतना इतना, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिन पर दी का जोगफल क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव में किए हैं आप। ये आपका प्रेरिकता हो गया, अभाज्य गुणनखंड से बनाइए, इसका प्राइम फैक्टर में तोड़िए, सारे तो चीज़ आप सीखते आ रहे हैं ना, इसलिए आपको सब्जेक्टिव में आराम मिलेगा। और सब्जेक्टिव मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब्जेक्टिव तो इसमें भी सॉल्यूशन कर दिया गया है, अभी अच्छे भी ढंग से किया गया है। ऑब्जेक्टिव में बच्चे को तकलीफ होती है, जो मैं आपका पीड़ा उठाया हूँ और ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन आपको कराया हूँ और कराते आ रहा हूँ। थोड़ा सा बीच में मेरा सेहत अच्छा नहीं था तो मैं रुक गया था। चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गया, इसको देखते हैं हम
किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। आप इस पर गलती करना चाहेंगे, सम 2 देखेंगे आप टिक मारेंगे, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सी होगा। क्योंकि आप देखिए क्यों सी होगा, मैं सिर्फ आंसर पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, उसका मैं रीजन भी देता हूँ क्यों होगा, कारण के साथ मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। चलिए m का मान कुछ भी रखिए, सम ही आएगा। 2 का 2 अपने m का मान 1 चुना तो क्या होगा 2, 2 का 2, m का मान कुछ भी रखिए, 2 रख के देख लीजिए तो 2 दूना क्या आएगा 4, ये भी तो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। 2 का 2 m की जगह पे आप कोई भी संख्या लेके देखिए, 3 2 3 6, ये क्या आ रहा है आपका सम ही संख्या आ रहा है ना, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्नों का आप जरूर करेंगे एग्जाम में, पूछ रहा है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली मध्य रेखा, मध्य बिंदु का क्या होगा, इसको आप अपने होमवर्क में बना कर रखिएगा, क्योंकि बहुत प्रश्न आपने किया मध्य बिंदु वाला, x1 + x2 बटा में 2, y1 + y बटा में 2। चलिए तो कोई बच्चा पेन चला दिया है। tan स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लगाइएगा, और sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है लगाइएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो अभी अब हम लोग किए थे, रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। यदि कोई रेखा वृत्त पर एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है, वह स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य, चलिए इसको कर देते हैं 57 नंबर को। इसको मैं स्किप नहीं किया हूँ भाई, इसको मैं पढ़ा दिया हूँ, आप खुद से बना लेंगे, बन जाएगा आपका 100। आप भाई आप थोड़ा अपने में आप हौसला रखिए, आपने बहुत मेहनत किया है, आपने बहुत सारे इतने कम बहुत क्वेश्चन किए ना हम लोग ने, 2011 से 19 तक प्रश्नों को देखा, इसमें हम लोग चौथा सेट बना रहे हैं, कितना हर सेट में 60 प्रश्न है, आपने 300-400 प्रश्न किया और आपके पास एबिलिटी नहीं आया, आपके पास बहुत हुनर, आपके पास गुण आ गया, अब सारे सवाल को एग्जाम में आप धुआं कर देंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा घमंड नहीं करना है, इस पर अभी काम करते रहना है आपको, ठीक है ना, आपको थोड़ा घमंड नहीं करना है, बस आपको विनम्र बन के पढ़ते जाना है। सारे प्रश्न को बनाइए, आपकी दुनिया का सारा सेट को आप हल कर देंगे, इतना मैं वादे के साथ बोलता हूँ, और आप इस बात को यकीन के साथ मान रहे होंगे। सब क्वेश्चन का मैं कर, जब इतना पढ़ता हूँ तो इसको मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, आपको सबको याद है, हमको भी पता है कैसे बनाना, लेकिन थोड़ा सा आप में भी तो विश्वास आया कि नहीं, देखा जाए, आप ट्राई कीजिए ना, नहीं बनता है फंसते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए निवारण करूँगा उसका, लेकिन आप ज़रूर बना लेंगे, आप बच्चे नहीं रहे आप। 57 नंबर का देखिए क्या होगा, पूछ रहा है कि पासे को फेंकने पर अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। चलिए पासा क्या, देखिए ये प्रायिकता का जो प्रायिकता का सवाल है ना, प्रायिकता में 2 सवाल आपका ज़्यादा पूछता है, एक कॉइन से और एक पासा से। कॉइन बोले तो सिक्का से, और पासा से डाइस। पासा में अब लूडो पासा को बोलते हैं, लूडो छक्का जो खेलते हैं ना, उसमें 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6। तो पासा का जो भी फार्मूला पूछे, सवाल पूछे तो अब 6 के पावर n फार्मूला याद रखिएगा, और सिक्का सब पूछे तो अब 2 के पावर n फार्मूला याद रखिए, बहुत जल्दी सवाल बनेगा आपका, कोई भी प्रायिकता का सवाल हो। बोलता है एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। चलिए पासा कितना फेंकना है आपको, 1, तो 6 का 6 रखिए, एक पासा फेंकना है तो 1, यानी आपका जो कुल उसका संख्या आएगा 6 आएगा, तो बटा में पहले 6 रखिए। अब बोलता है उसमें अभाज्य संख्या आना चाहिए। अरे पासा फेंकेंगे तो क्या होगा, आप कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आएगा, कभी 3 आ सकता है उसमें, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आ सकता है, इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला ना। अब इसमें चुनिए अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो ये 1 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और ये 5 अभाज्य संख्या है। यानी कितने अभाज्य संख्या आ सकते हैं, 1 2 3, तो ऊपर 3 रखिए, तो 3 का 3 और 3 दूना 6, 1/2 आंसर। कितना आसान है, बहुत मज़ा आता है बनाने में प्रोबेबिलिटी सवाल को, प्रोबेबिलिटी वाले सवाल को बनाने में बहुत मज़ा आता है। 1/2 आंसर हो गया। निम्न में देखिए एक और फायदा हो गया, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का फॉर्मूला होता है वैसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हों और किसी संख्या से विभाजित न हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एक को छोड़कर, याद रखिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, एक को छोड़कर कोई भी ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उससे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए 15 तो भाई किससे करता है, 3 से, 5 से, 5 से, ये तो नहीं हुआ। 16 भी किससे करता है, 1 से करता है, 4 से, 16 से, 8 से, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 25 भी किससे करता है, 1 से, 5 से, 25 से, तो 3 संख्या से कट रहा है। लेकिन 29 आपका आंसर हो जाए, क्यों, क्योंकि देखिए अब इसको काटिए, ये तो या तो खुद 1 से कटेगा या खुद स्वयं से कटेगा, और किसी से नहीं कटने वाला ही है। 1 से कट जाएगा 29 बार में, और खुद 29 से कटेगा, और किसी के टेबल में आता है क्या, 29 नहीं आता है ना, ये आपका प्राइम नंबर हो गया। संचयी बराबरता का वर्ग क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ऑप्शन सी ए। x² माइनस n ए का गुणनफल 8 है, तो ए का मान क्या होगा। देखिए मूलक गुणनफल क्या होता है, c/a, तो c के मान कितने यहाँ रखेंगे तो कि गुणनफल 8 आएगा, तो जाहिर सी बात है कि जब 8 रखेंगे आप, 8c/a 8 रखेंगे आप, ऑप्शन सी हो गया आंसर। इस तरफ समाप्त हुआ। 44 मिनट का वीडियो बन गया है। अगर आपका मेरा मेहनत थोड़ा सा पसंद आता है, देखिए मेरे गाली की आवाज़, दिन भर इतना पढ़ाना पड़ता है बच्चे को, 6 बजे से क्लासेस चलती है, शाम होता है, फिर भी रात में आपके लिए
बड़ा भाई होने के नाते इतना मेहनत करता हूँ। अगर मेरे मेहनत आपको थोड़ा सा भी पसंद आता होगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और इसमें सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अपने मित्रों से बोलेंगे और उनसे आप बोलिएगा कि इस वीडियो को देखें और उनको पसंद आता है तो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बचे समय में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसा करा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको बोला हूँ 70-80 नंबर मैथ में दिलवाऊंगा, 80-90 नंबर उतना मैं जरूर कराऊंगा आपका। मैं पहले सोचता हूँ कि 50 में 50 आप ठोक दीजिए ताली ऑब्जेक्टिव के नाम पे, अब बच जाएगा ना सब्जेक्टिव। मैं तो उसमें आपको पढ़ा दूंगा ना एक पॉइंट ऐसा करके, जैसे पूरा पता है कहाँ से पूछेगा सवाल। मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका काम हो जाएगा। आप कम से कम 20-25 नंबर वहाँ से स्कोर करेंगे तो हो गया आपका 70-80 नंबर मैथ में, बहुत अच्छा स्कोर है। थोड़ा और आप अपने से क्वेश्चन बैंक बनाइए, आप 90-95 पहुँच जाएंगे। आप क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइएगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मॉडल सेट 5 करेंगे। धन्यवाद। आपका प्यार हम पे आप दिखाते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अब खुशी हो रही है हमको। वीडियो भी आप देखते हैं, अच्छा लगता है और देखिए, थोड़ा और शेयर कीजिए क्योंकि आपका प्यार हम पे चाहिए और हमारा आशीर्वाद, प्यार, स्नेह सब आपके साथ में है और आपका भी सहयोग हमको चाहिए। आपके बिना हम अधूरा हैं और आप ऐसा नहीं होता है कि बच्चे बोलते हैं कि गुरु के बिना बच्चे अधूरे रहते हैं, कि हम दोनों का ऐसा ही प्यार होता है। बच्चे और शिष्य का, गुरु का प्यार इतना स्नेह वाला होता है कि बच्चे गुरु के बिना अधूरा हैं और गुरु बच्चे के बिना अधूरा है। ऐसा नहीं कि हम गुरु हैं तो महान हैं और बच्चे हैं तब छोटे हैं, ऐसा नहीं। आपके बिना मैं अधूरा हूँ और हमारे बिना शायद आप अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं हम लोग। चलिए थैंक यू। आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तालका मचाइएगा कि बहुत सारे बच्चे के पास से पहुंच जाए और इसको आप सब्सक्राइब जरूर कराएं क्योंकि हमारा परिवार जो 1000 पुराना है 1 साल के अंदर में वो हो जाना चाहिए। वॉच टाइम भी आना चाहिए। तो वीडियो को खूब से खूब देखिए, जितना बार देखेंगे आपको भी फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा। आपका ज़्यादा कुछ नहीं जाने वाला है। थैंक यू, रखता हूँ, धन्यवाद।